फिर नोट कर लेंगे, इसको बता देंगे, इसके बाद पंखा स्टार्ट कर देंगे। आवाज़ ज़्यादा आता है खड़खड़ का, देखे होगे वीडियो में तो आवाज़ ज़्यादा आता है। लिखना। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे जब परिपथ में प्रेरकत्व और धारिता दोनों लगा हो। जब परिपथ में क्या लगा हो, 6 नंबर है ना। जब परिपथ में प्रेरकत्व एवं धारिता दोनों लगा हो, एवं धारिता दोनों लगा हो। तो देखो, जब प्रेरकत्व लगा है तो L और धारिता लगा है तो C, ये कौन सा परिपथ कहलाएगा, LC परिपथ। समझ में आया, ये कौन सा परिपथ कहलाएगा, LC परिपथ कहलाएगा। क्लियर है इतना। अब देखते हैं कि इस LC परिपथ की विशेषता क्या क्या है। तो ये बताओ कि जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगा होता है, तो प्रेरकत्व लगने के बाद उसमें धारा अग्रगामी होती है या पश्चगामी होती है। अगर अग्रगामी होती है तो कितनी अग्रगामी होती है, कितने कलाकोण में अग्रगामी होती है, पश्चगामी होती है। कितने कलाकोण में पश्चगामी होती है, π/2 कलाकोण में पश्चगामी। और अगर संधारित्र लगा हुआ है, अगर संधारित्र मतलब धारिता लगी हुई है C, तो उसमें क्या होता है, उसमें अग्रगामी होता है। कितना, π/2 कलाकोण में अग्रगामी होता है। अगर आपको इतना याद है तो आप ये पूरा चीज़ समझ सकते हो, नहीं तो ये समझने में दिक्कत होगा। मैंने क्या बताया कि एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का मतलब क्या हो गया, यही ना। और इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या लगा हुआ है, एक प्रेरकत्व लगा हुआ है, मतलब एक कुंडली लगी हुई है। और इसके बाद क्या लगा हुआ है, एक धारिता लगी हुई है ना। धारिता है तो ये है C, और ये प्रेरकत्व है तो ये हो गया L। इसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो है VL, और ये क्या है VC। धारा प्रवाह के कारण जो उत्पन्न वोल्टेज है वो है क्रमशः VL और VC। क्लियर है। जब इसमें धारा का प्रवाह होता है तो कुंडली के सिरों पर, प्रेरकत्व के सिरों पर VL विभवांतर और धारिता के सिरों पर VC विभवांतर उत्पन्न होता है। सबसे पहले चित्र में यही लिखेंगे कि चित्र से क्या है, चित्र से या चित्र में क्या है, तो चित्र में एक कुंडली एवं एक संधारित्र एवं एक C धारिता वाला संधारित्र किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, है ना। C संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अब बताओ, अगर यह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और धारा प्रवाह होगा ना, तो लिखेंगे इसलिए धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न वोल्टेज निकालेंगे ना। तो धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न परिणामी वोल्टेज का मान कितना होगा, परिणामी वोल्टेज कितना होगा, बहुत बढ़िया, परिणामी वोल्टेज होगा परिपथ का V बराबर V0 sin ओमेगा t। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब जैसे ही हमने ये धारा प्रवाह के कारण परिपथ का परिणामी वोल्टेज हमने देखा, धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न परिणामी वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t, तो अब अलग अलग सिरों पर उत्पन्न विभवांतर निकालेंगे। लिखेंगे धारा प्रवाह के कारण कुंडली एवं धारिता के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। धारा प्रवाह के कारण कुंडली एवं धारिता के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, है ना। और हमने पहले ही बता दिया है कि अगर कुंडली है तो उसके सिरों पर विभवांतर क्या है, VL, और अगर धारिता है तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है, VC। अब वोल्टेज की बात कर रहे हैं, विभवांतर की बात कर रहे हैं, तो दोनों को भी नहीं ना बताएंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन किसका भी है। इसीलिए ये L है तो VL और ये C है तो VC। क्लियर है। तो अब ओम के नियम से क्या होता है बताओ, ओम के नियम से होता है V बराबर IR। तो ओम के नियम से यहाँ क्या हो जाएगा, VL बराबर I इंटू XL होगा ना। अब इसके बाद अगर हम V बराबर I इंटू XL है तो इसका मान अगर बदलते हैं तो क्या होता है, VL बराबर I इंटू XL का मान क्या होता है, L ओमेगा, है ना। इसको समीकरण नहीं मानेंगे, देखते हैं जब जरूरत होगा तब समीकरण मानेंगे, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे VL के बाद VC, तो VC का मान क्या होगा, I इंटू XC। तो VC बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू 1/C ओमेगा, यानी
अब अभी भी डाउट है? क्या डाउट है? 1/में एल ओमेगा होता है। दिमाग सही है कि नहीं? वही तो कह रहे हैं, दिमाग सही है कि नहीं? जा करके घर में पढ़ो ना तो कूट दे, जैसे सिलवट पर हो ना, सिलवट पर लोढ़ा लेके कूट दे, बुझाई? अब कौन गाना हकाई? हमारा तो बुझाता कौन गाना है ना। हमको पता ही नहीं था कि ये गाना है। बहुत फेमस गाना है, जाके सर्च करना, सिलवट पर लोढ़ा लेके। चलो देखते हैं VC बराबर, अरे जा करके घर पर पढ़ो भाई। एक्सेल बराबर क्या होता है? एल ओमेगा ना होता है, हैं? तो एक्सेल बराबर एल ओमेगा लिखे तो कह रहे हो कि 1/एल ओमेगा होता है, नहीं होता है। अब देखो VC बराबर क्या होता है? I इंटू 1/C ओमेगा। तो I इंटू 1/C ओमेगा हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही हमने अलग अलग सिरों पर अगर विभवांतर हमने निकाल लिया, तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें देखना है कि इन दोनों के बीच कितना कलांतर का अंतर है। तो हमें पता है कि जब अगर एल होता है, प्रेरकत्व अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जुड़ा रहता है, तो जो कलांतर होता है वह कितना होता है? π/2। और एक चीज, जब धारिता जुड़ी होती है तो भी क्या होता है? π/2। लेकिन किसी में यह अग्रगामी होता है, किसी में पश्चगामी। तो अग्रगामी होता है जिसमें धारिता जुड़ी हो, और पश्चगामी होता है जब प्रेरकत्व जुड़ा हो। देखना, ये बताए हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाएगी? प्रवाहित होने वाली धारा I VL से कितना? π/2 कला कोण में क्या होती है? पश्चगामी होती है, पश्चगामी होती है ना, पश्चगामी होती है। तथा VC से कितना होती है भाई? VC से π/2 कला कोण में अग्रगामी, π/2 कला कोण में अग्रगामी होती है ना, अग्रगामी होती है। क्लियर है इतना? अब देखो, अगर ये अग्रगामी होती है और ये पश्चगामी, तो फिगर क्या बनेगा? ये बनेगा फिगर। ये प्रवाहित होने वाली धारा I हो गई, ठीक है। और यहाँ देखो π/2 कला कोण में VL क्या होता है? पश्चगामी। तो ये सीधा नीचे आ जाएगा। नीचे क्यों कर दिए? क्योंकि तुम्हें भी पता है कि नीचे ऋणात्मक मान और ऊपर चतुर्थांश बनाते हो तो x डैश, y और y डैश करते हो ना। तो जब मान बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा और मान घटेगा तो आप खुद कह रहे हो कि VL जो है वह π/2 कला कोण से पश्चगामी होता है, तो ये आएगा नीचे, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। और इसके बीच ये देखो, ये जो है वह π/2 कला कोण से प्रवाहित होने वाली धारा से पश्चगामी है, तो यह नीचे जा रहा है। यह अग्रगामी है तो ऊपर जा रहा है। लेकिन इस स्थिति में VL और VC के बीच कलांतर कितना हो गया? 100। समझ में आया? तो लिखेंगे अतः इस स्थिति में VL एवं VC के बीच का कलांतर फाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। जितना आसानी से ये समझ लेना कि 180 डिग्री होता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो समझ में नहीं आता था, लेकिन एक ही टॉपिक बार बार पढ़ाते पढ़ाते रहने से समझ में आया कि नहीं, ये आखिर में 180 डिग्री कलांतर कैसे होता है, ये फिगर का निर्माण कैसे होता है। समझ में आया? फिगर का निर्माण चतुर्थांश से होता है। एक जाएगा अगर पॉजिटिव में, अगर एक जो है कलांतर ज़्यादा जाएगा, π/2 कला कोण से अग्रगामी होगा तो वो ऊपर जाएगा, पश्चगामी होगा तो नीचे जाएगा। और प्रवाहित होने वाली धारा से 90 डिग्री पश्चगामी, प्रवाहित होने वाली धारा से 90 डिग्री अग्रगामी, तो इन दोनों के बीच का कलांतर कितना हो गया? 180 डिग्री। समझ में आया? अब 180 डिग्री जैसे ही कलांतर मिल गया तो हमें ये कलांतर का मान नहीं ज्ञात करना था, हालांकि कलांतर का मान tan phi से ज्ञात किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर सीधा सीधी देख लिए कि कलांतर का मान इन दोनों के बीच कितना है? 180 डिग्री है। लेकिन इस स्थिति में एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो VL का मान अगर हम निकालेंगे तो यहाँ VL बड़ा होगा तो होगा VL माइनस VC, और यहाँ अगर VC का मान निकालेंगे तो VC बड़ा होगा तो VC माइनस VL। ये ध्यान देना, ये ऊपर के पद के लिए है और ये नीचे के पद के लिए है। समझ में आया? अगर हम VL का मान निकालेंगे तो VL बड़ा ना होगा, VL का मान निकालेंगे तो यह VL बड़ा होगा। VL भी यहाँ पर क्या है?
पश्चगामी है, लेकिन इस स्थिति में यह नीचे जो है ये बड़ा होगा और ये ऊपर बड़ा होगा VC। तो VC में से VL घटाएंगे तो VC का मान मिलेगा, और अगर VL में से VC घटाएंगे तो क्या मिलेगा, VL का मान मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही ये कलांतर मिल गया तो अब स्थितियां कुछ विपरीत होंगी दोनों ही स्थितियों में, VC एवं VL का। इसलिए VC एवं VL का परिणामी वोल्टेज क्या होगा बताओ, परिणामी वोल्टेज। तो अगर परिणामी वोल्टेज निकाला जाए, कितना हल्ला हो रहा है, परिणामी वोल्टेज अगर निकाला जाएगा, ट्रैक्टर वाला कुछ भी बजा देता है, नहीं बजा देता है, क्या ज़रूरत है गाना बजाने का, अपना जा रहा है, जाता आराम से, उसका टाली जो है वही शोर करने के लिए काफ़ी है, तो ऊपर से भोपू बजाता है और ऐसा फटाफटा गाना बजाएगा कि पूछो नहीं। यही बिहार है। तो VC एवं VL का क्या है, परिणामी वोल्टेज। अगर VC एवं VL का परिणामी वोल्टेज देखेंगे तो V बराबर क्या है, तो VC के बीच कालांतर 90 डिग्री, VL के बीच कालांतर 90 डिग्री, दोनों का मान समान है कि नहीं है, दोनों का मान समान है, कालांतर का मान समान है 90 डिग्री, भले वो अग्रगामी है और पश्चगामी है, मतलब समान है, 90 डिग्री का मान समान है। तो इस स्थिति में VL और सिमिलर टू क्या हो जाएगा, VC। इसको सिमिलर टू कहते हैं। सिमिलर टू का मतलब होता है एक समान, सिमिलर टू का मतलब क्या होता है, एक समान। तो V बराबर परिणामी वोल्टेज बराबर हो गया VL और सिमिलर टू VC, यानी VL जो है वह एक समान है VC के, 90 डिग्री ही दोनों का मान है, भले एक अग्रगामी है धारा से तो एक क्या है, पश्चगामी है। अब इस स्थिति में अगर हम मान रखते हैं तो क्या मिलता है, ध्यान देना, V बराबर VL के जगह पर क्या होगा, I इंटू XL, सिमिलर टू क्या हो जाएगा, I इंटू XC, होगा कि नहीं होगा। अब हम इसका मान रख सकते हैं क्या, आसानी से मान रखा जा सकता है, क्या रखा जा सकता है, V बराबर I को कॉमन अगर कर लें तो XL सिमिलर टू XC हो जाएगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। अब ये V बटा में अगर I कर देंगे तो XL सिमिलर टू XC हो जाएगा। अब V बटा में I को यहाँ, V बटा में I को ही क्या कहते हैं, कौन सा परिपथ है, LC परिपथ। LC परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, क्या कहते हैं, LC परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। और इसको किससे सूचित करते हैं, Z से कहते हैं, एवं इसे Z से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, Z से सूचित करते हैं। अब ध्यान देना, अब अगर Z से सूचित करेंगे तो जहां V बटा में आई है वहां Z न लिखेंगे, अर्थात Z बराबर हो जाएगा XL सिमिलर टू XC। कोई दिक्कत। अब ये जैसे ही मान मिला XL सिमिलर टू XC, तो इस स्थिति से अब एक दूसरा मान निकालेंगे, और वो मान क्या होगा, तो अब वो मान होगा शिखर मान का, क्योंकि शिखर मान बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V0 बटा में Z, तो वो अभी निकालेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम प्रवाहित होने वाली धारा का तात्कालिक मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रवाहित होने वाली धारा का तात्कालिक मान। इसलिए LC परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का क्या निकालेंगे, तात्कालिक मान। अब देखो, धारा का अगर तात्कालिक मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है क्या, I0 साइन ओमेगा t। तो ये हो जाएगा I बराबर I0 साइन और ओमेगा t होता है। लेकिन ये I का जो मान निकाल रहे हैं उसमें VL और VC दोनों है, और VL जो है वह π/2 कला कोण में पश्चगामी है प्रवाहित होने वाली धारा से, और VC जो है वह प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कला कोण में अग्रगामी है। यानी कि अग्रगामी और पश्चगामी कलांतर का मान यहाँ पर प्लस में भी है 90 डिग्री और माइनस में भी है 90 डिग्री। तो इस स्थिति में हमें तो कलांतर चाहिए, दोनों अगर मिलाते हैं तो कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो हम ये डिग्री में मान नहीं रखेंगे, हम फाई में रखेंगे, क्योंकि कलांतर को किससे सूचित करते हैं, फाई से करते हैं। तो प्रवाहित होने वाली धारा का तात्कालिक मान I बराबर I0 साइन ओमेगा t तो होता है, लेकिन इसके बीच का जो कलांतर है वो 90 डिग्री का है। तो फाई में भी रख सकते हैं, 90 डिग्री में भी रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 90 डिग्री। ये जो I का मान है वह प्रवाहित होने वाली धारा का तात्कालिक मान है। क्या है, प्रवाहित होने वाली धारा का ये क्या है, तात्कालिक मान है। अब इसके आगे जो है वो हम इसको नोट कर लो, इसके बाद बताते हैं, क्योंकि बोर्ड पूरा फुल हो चुका है। ठीक है, इसके बाद बताते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लो। ऐसे क्या होगा कि जो भी अगर कन्फ्यूजन भी होगा तो जो ऑनलाइन भी देखेगा उसको समझ में आ जाएगा।
कि ये VL और माइनस VC कैसे हुआ और ये VC बराबर VC माइनस VL कैसे हुआ। तो अगर केवल धारा और VL के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो धारा से VL क्या है, यहाँ पर अग्रगामी है, यानी इसका मान ज़्यादा न है। और यहाँ अगर देखा जाए तो ये VC क्या है, यहाँ पर अग्रगामी है। दोनों तरफ की एक साथ मिला के देखोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ देखो ये धारा है, इससे ये ऊपर मान जा रहा है, ये शिखर मान पर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा जल्दी। और इसके रिस्पेक्ट में देखो ये नीचे जा रहा है, मतलब ये फिगर उलट दिया गया है। तो यहाँ पर इसका मान ज़्यादा है और यहाँ पर इसका मान ज़्यादा है, तो जिसका मान ज़्यादा है उसी में से न घटाएंगे। तो ये VL माइनस VC हो गया, यहाँ पर VC ज़्यादा है तो VC माइनस VL हो गया। अब यहाँ पर जो है वो हम लोग क्या क्या ज्ञात कर चुके हैं, तो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं धारा प्रवाहित होने वाले धारा के कारण परिणामी वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t ज्ञात किए है ना। इसके बाद हम लोग क्या ज्ञात किए हैं, प्रवाहित होने वाली धारा के कारण अलग अलग स्वप्रेरकत्व या प्रेरकत्व और धारिता के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज ज्ञात कर दिए हैं। इसके बाद क्या ज्ञात किए हैं, तो उनके बीच कालांतर 180 डिग्री। और क्या ज्ञात किए हैं, तो इस LC परिपथ की प्रतिबाधा Z ज्ञात कर दिए हैं। Z का मान होता है XL सिमिलर टू XC। और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का जो तात्कालिक मान है वो होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस π/2। ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, दोनों के बीच कालांतर π/2 है तो प्लस माइनस π/2 हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो धारा का शिखर मान। क्या ज्ञात करना है, धारा का शिखर मान लिखेंगे। इसलिए LC परिपथ के धारा का शिखर मान तो क्या होगा, देखते हैं धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान क्या होगा, तो I0 बराबर क्या होगा, V0 और बटा में Z होगा ना। तो Z क्या है, प्रतिबाधा है, V0 सेम टू सेम, और Z का मान कितना है, XL सिमिलर टू XC। तो XL सिमिलर टू क्या हो गया, XC हो गया। ये किसका मान है, I0 का मान है। ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें L और C जुड़ा हुआ है उसका शिखर मान है। लेकिन एक स्थिति ध्यान देना कि जब XL बराबर XC हो जाए तो क्या होगा। मैंने क्या बताया, एक स्थिति है जब XL बराबर क्या हो जाए, XC हो जाए। तो XL बराबर जब XC होगा तो इस स्थिति में I बराबर क्या हो जाएगा, I0 बराबर V0 और बटा में क्या है, बटा में है XL, और ये बराबर हो जाए ना। तो बराबर हो जाए तो इस स्थिति में XC के जगह पर भी क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा। और सिमिलर टू का मतलब क्या होता है, एक समान। सिमिलर टू का मतलब क्या होता है, एक समान। तो एक समान है तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। एक समान है तो जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा। माइनस क्यों करेंगे ये भी चर्चा यहाँ पर कर देते हैं, देख सकते हो। VL का मान निकालना होगा तो VL माइनस VC, VC का मान निकालना होगा तो VC माइनस VL। देख रहे हो ना, मान निकालने के लिए क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो यहाँ पर XL बराबर XC हो जाएगा। तो जब मान ये बराबर हो गया तो मान निकालेंगे ना I0 का। तो I0 का मान कैसे निकालेंगे, घटा करके निकालेंगे। और कभी भी अंश और हर के रूप में जब व्यंजक होता है तो उस पूरे सूत्र का मान किस पर निर्भर करता है, हर पर। नहीं तो दिमाग में आता होगा कि इसमें घटाइए, नहीं इसमें नहीं घटाएंगे, हर पर निर्भर करता है। इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर XL और माइनस XL। फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, I0 बराबर V0 और बटा में 0। तो I0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। I0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद अनुनादी स्थिति बनता है। जब XL बराबर XC हो जाता है तो धारा एकदम अपने उच्चतम आयाम पर पहुंच जाता है। उच्चतम आयाम पर पहुंचने का मतलब क्या होता है, तो धारा जो होती है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन करती है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन करने का मतलब क्या होता है अभी बता देते हैं। I0 बराबर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक लेकिन लगा जो बहुत कुछ समझाएगा। यहाँ पर XL बराबर XC जब होता है तो यह अनुनाद की स्थिति होती है। क्या होती है, अनुनाद की स्थिति। यह क्या होती है, अनुनाद की स्थिति होती है, अनुनाद की स्थिति होती है। एवं इसमें धारा अपने उच्चतम आयाम पर होती है। इसमें धारा क्या होती है, अपने उच्चतम, अति उच्चतम। इसमें धारा का आयाम उच्चतम हो जाता है, या कह सकते हैं कि अनंत हो जाता है। धारा का आयाम का मतलब क्या हुआ, ये देखो, ये है यहाँ से प्रवाहित होने वाली धारा। AC करंट ऐसे ही ना होती है। तो ये इसका क्या हो गया, ये एक आयाम हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक दो,
समझ में आ रहा है। अब यही जब दोनों आवृत्ति एक समान हो जाएगा, तो जैसे ही दोनों आवृत्ति एक समान होगा तो जानते हो क्या होगा, अब इसका मान अनंत हो जाएगा, मतलब ये ऐसे बढ़ता जाएगा। अभी तो दिख भी रहा है, एक समय ऐसा आएगा जब ये दिखेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो जब ये दोनों की आवृत्तियां समान हो जाएंगी, VL और VC की आवृत्तियां समान हो जाएंगी, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, धारा का आयाम अनंत हो जाएगा। लिखेंगे इसमें धारा अपने उच्चतम आयाम को प्राप्त करेगी, उच्चतम आयाम को प्राप्त करेगी। अब एक चीज देखना, अगर हम इसको 0 करते हैं तो यहाँ पर उच्चतम आयाम, या हम इसको लिख सकते हैं क्या, अनंत आयाम। धारा अपने अनंत आयाम को प्राप्त करेगी, अनंत आयाम को प्राप्त करेगी। अभी समझा रहे थे ना कि अभी तो दिख भी रहा है, एक समय ऐसा आएगा जब वह दिखेगा नहीं। और ये देखो V0 बटा में 0 है, तो ये 0 करने से अच्छा है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, ये देखो I0 बराबर क्या हो जाएगा, I0 बराबर V0 ऐसे ही, और 1 बटा में 0 कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, I0 बराबर V0, और 1 बटा में 0 को इन्फिनिटिव कहते हैं, तो I0 बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव से V0 में गुणा करेंगे तो इन्फिनिटिव ना होगा। समझ में आया। तो अब ये कथन भी समझ में आ गया होगा कि कथन क्या है, कि धारा अपने अनंत आयाम को प्राप्त करेगी। देख सकते हो धारा का शिखर मान कितना आ गया, अनंत आ गया। आया कि नहीं आया। अब अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, तो चूंकि अनुनाद की स्थिति में देखते हैं क्या होता है, तो XL बराबर क्या होता है, XC। XL का मान क्या होता है, L ओमेगा। XC का मान क्या होता है, 1/C ओमेगा होता है ना। हमें क्या चाहिए, अनुनाद की स्थिति। तो अनुनाद की स्थिति उसे कहते हैं जिसमें आवृत्ति का मान हो। तो ये n और n जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πn² होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, L और इंटू 2πn² बराबर क्या बचेगा, तो बराबर बचेगा यहाँ पर 1/C2π बचेगा कि नहीं बचेगा, या 2πC कर देंगे। तो अब देखो n² बराबर क्या हो जाएगा, 1/2π है और ये 2π है, क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 दूनी के, और ये π² और ये C और ये L इधर आ जाएगा तो भाग होगा। तो n बराबर क्या मिलेगा, स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, 1/4π² और ये क्या होगा L और ये क्या होगा C। तो n बराबर क्या मिलेगा, √1/4π है, तो 4π है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/4 का वर्गमूल 2, π² का मान पाई, और ये LC है तो √LC होगा कि नहीं होगा। तो n बराबर हो जाएगा 1/2π√LC। अब ये जो 2π√LC मिला, इसी को क्या कहते हैं, LC परिपथ का अनुनादी आवृत्ति। लिखेंगे यही LC परिपथ का अनुनादी आवृत्ति कहलाता है, अनुनादी आवृत्ति कहलाता है। तो इसमें एक चीज एक्स्ट्रा पढ़े ना, एक्स्ट्रा क्या पढ़े, सबसे पहले इसमें क्या क्या ज्ञात किए, इसमें धारा का परिणामी वोल्टेज ज्ञात किए, धारा का शिखर मान ज्ञात किए, धाराओं के बीच और वोल्टेज के बीच क्या ज्ञात किए, कलांतर ज्ञात किए। इसके बाद इस परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात किए, और इसके बाद इस धारा का शिखर मान ज्ञात किए, और एक एक्स्ट्रा चीज हम लोग ज्ञात किए, वो क्या है, अनुनादी आवृत्ति है, यही ना है। तो अब ये जो अनुनादी आवृत्ति मिला है, एक एक्स्ट्रा टर्म मिला है, और इसी तरीके से अन्य जो भी टर्म होगा वो आगे अगर बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, जो भी चीज़ अगर मिलेगा उसे प्राप्त करेंगे, नहीं मिलेगा तो केवल इतना ही चीज़ फिर आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगले टॉपिक में। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, नोट करो।